वालेकुम वंस अगेन। पहला सवाल वही, क्या आज कोई नए लोग तो नहीं जिनको ना पता हो कि मैं बीलो से लोगों को भगा रहा हूँ? आज कोई नया बंदा नहीं है। बस इसका मतलब है कि जिन्होंने कंफ्यूज होना था वो पहले 2-3 दिन में हो गए। आप पहले दिन से आ रहे हैं, आ जाए हैं। तो जब मैंने कहा आज नया बंदा, ये नुकसान हो गया ना। छोटी क्लास में पता लग जाएगा ये भाई नए हैं, वो भाई नए हैं। भाईजान आप गए, अब मुझे बच्चों की शक्लें याद हो गई तो बस फिर तो आप लोग पढ़ के आना पड़ेगा डेली। ठीक है जी, 2000 नए हैं। इन 2000 को समझाने की कौन जिम्मेदारी लेता है? आपने बता दिया है, सारा प्लान समझा दिया है। ठीक है, तो भाई अभी भी पक्के हैं। ठीक है, आपको भी बता दिया गया है जी, YouTube से सुन लिया है? हाँ, बस वो YouTube पे पहले दिन का लेक्चर ज़रूर सुनना है, जिसमें मैंने थोड़ा सा बताया है कि इस वक्त बीलो को लेके क्या हल्की फुल्की एक परेशानी डेवलप हुई हुई है, और बिल्कुल स्टार्ट में आके बीलो दें या बीलो की जगह कुछ और दें, उसके प्लस माइनस क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी बातें वो की हैं। तो हम तो खुद अपनी क्लास के दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, वो मैं डेली जाके ना वो करता हूँ, जब एनरोलमेंट अब कम हो रही होगी तो हर दिन पता लगता है 5-6 बच्चे माइनस हुए, 4-5 और ऐड हो गए। मैं कहता हूँ भाई ये आने का रास्ता तो बंद करो ये तो वो कहते हैं नहीं जी बच्चों को पता है, और बच्चे कह रहे हैं कि हमारा प्लान ऐसा है कि हमने इसी तरह से करना है। तो अब देखें, अब अल्लाह करे आई कि अब ज़रा कुछ जल्दी से कुछ अनाउंस कर दे। अगर उसने ग्रुप ए की बेस पे एग्जाम्शन दे दी तो फिर तो दोबारा से हमारी खोई भी बाहरें वापस आ जाएंगी। हमारे जो है ना वो दूर गए हुए परदेसी सारे के सारे लौट आएंगे और वो कहेंगे कि जब हमने बीलो पढ़ना है। लेकिन बहरहाल जब तक लोग नहीं आते या अगर ICAP ऐसा कुछ नहीं करता तो हमें गोल्डन चांस मिल गया है कि हम एक छोटी सी क्लास में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कम टाइम स्पेंड करके सीख रहे हैं। आपने देखा कि हमारा लेक्चर जो है ना वो अब उतना टाइम लगता ही नहीं। लेकिन आज आप घर से पढ़ के आए हैं तो आज होंगे आप लोगों के सवाल। कल हम लोगों ने अपनी कहानी स्टार्ट की कि एक चीज़ होती है ऑफ़र, एक चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। ये दोनों भाइयों को जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में एक ख़ास चीज़ ऐड करें कंसिडरेशन तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में एक ख़ास चीज़ ऐड करें लीगल बाइंडिंग एनफोर्सेबिलिटी लीगल ऑब्लिगेशन तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा था ऑफ़र का मतलब पेशकश या प्रपोजल, एक्सेप्टेंस का मतलब है मान जाना, प्रॉमिस का मतलब है एक समाजी वादा, मतलब उसमें कमर्शियल बात नहीं है, समाजी वादा है। और अगर समाजी वादे में कोई कमर्शियल चीज़ ऐड हो गई तो वो एक कमर्शियल वादा बन गया, एग्रीमेंट बन गया। और अगर उस कमर्शियल वादे में कोई कानूनी पेचीदगियाँ आपने ऐड कर दी तो वो बन गया कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिर्फ पहले दिन का मसला है। अब आगे जब मैं आपसे कहूँगा ना ए ने बी से ऐसे कहा और बी मान गया तो हम फ़ौरन से समझ जाया करेंगे कि दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कंसिडरेशन थी या नहीं थी, लीगल ऑब्लिगेशन थी या नहीं थी। ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी पूरी किताब ने कहीं एक्सप्लेन नहीं की। से मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी कि गवाह या लिखत पढ़त या स्टाम्प पेपर, ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाती है। तो अब किताब ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जाएगी कि आप हर वक्त ही परेशान रहें कि ये प्रॉमिस की बात हो रही है या एग्रीमेंट की है, एग्रीमेंट की बात हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट की। वो आप कहेंगे ए ने बी से ये ऑफर दी और बी मान गया तो आप फ़ौरन से कहेंगे लो जी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में बताना शुरू कर दूँ। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ आई? प्रॉमिस में हमने कहा जब जिस बंदे ने दूसरे को प्रपोजल दिया है और उस बात को मान लिया जाए तो ये प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस क्लियर है? प्रॉमिस करने वाला क्या कहलाता है? प्रॉमिसर। और जिससे प्रॉमिस किया जाए प्रॉमिसी। ऑफ़र देने वाले को क्या कहते हैं? ऑफरर या प्रपोजर। और जिसको ऑफ़र दी जाए ऑफरी, प्रपोजी, कुछ भी आपने डबल ई लगा के ऑब्जेक्ट बना देना है और ER के साथ सब्जेक्ट बना देना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े और हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें एक दूसरे के लिए क्या हो? कंसिडरेशन हो। डेफिनेशन कोई कन्फ्यूजन डेफिनेशन में? सब क्लियर है? पक्का? पता है ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो तो बगैर शर्माए पूछ लेना है, समझ आएगी तो याद भी अच्छा होगा। और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हमने तो अपनी तरफ से 1.25 घंटे रखा हुआ था। अजम्पशन वही ओरिजिनल, तब तक नई स्कीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि चलो 250 बच्चों की क्लास होगी तो 1.25 घंटा लगेगा, सवाल जवाब 25-30 मिनट के चलेंगे, फिर आगे 40-45 मिनट पढ़ाई के होंगे। तो अब तो वो क्या, मैंने पहले दिन शेर पढ़ा था कि वो अब तो इतना भी मैसर नहीं मैं खाने में जितना छोड़ाया करते थे पैमाने में। तो अब तो बच्चे इतने कम से हैं कि जो है ना वो बड़ा मज़े की फ़ील आ रही है कि अच्छा मतलब ये कमरा कभी ऐसे भी हो सकता है कि बीच बीच में ना कहीं एक एक ऐसे करके कोई बच्चे बैठे हुए हो। तो मुझे तो ज़ाहिर है
परेशानी रहेगी। मैं अभी भी उधर एक हॉल से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी 200 बंदों को पढ़ा के आ रहा हूँ, और वो भी बड़ा सीनियर पेपर है ऑडिट का, तो यहाँ पे मुझे तो ज़रा परेशानी रहेगी। लेकिन आप लोगों को मज़े आने चाहिए कि आप लोगों को जो है वो टीचर अकेला मिल गया, थोड़े से लोगों को टीचर अकेला मिल गया, और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आप में से कुछ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते चले जाएंगे, कुछ ऑनलाइन पे साथ साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तो एंड पे शायद चंद बच्चे बच जाएं जो कि बड़ा साथ साथ चल रहे हो। तो फिर तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा टीचर से कि आप मेरिट सर्टिफिकेट की कोशिश में लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें एग्रीमेंट भी समझ आ गया। फिर था कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लॉ एनफोर्समेंट ऐड हो जाए, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन क्लियर है इसकी? फिर हमने पढ़ा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या था भला? जो वाज़े हो, वर्ड्स में जाहिर हो, बोल के हो या लिख के हो, वो एक्सप्रेस है। तो इम्प्लाइड क्या था भला? जो एक्शन से नज़र आए एक बंदे के, कुछ काम करने से, कोई कागज़ उठाने से, कोई चल के किसी जगह जाने से, जो एक्शन से हो वो इम्प्लाइड है, और जो अल्फाज से है वो एक्सप्रेस है। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने सबसे तकलीफदेह काम किया, प्रोपोज़ल की डेफिनेशन देखी। क्या था प्रोपोज़ल? प्रोपोज़ल यानी कि ऑफ़र, जिसमें एक बंदा पेशकश करता है, जिसकी एक बड़ी पेचीदा सी उर्दू थी, जब कोई एक शख्स दूसरे को इस इरादे से ये कहे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, कि दूसरा बंदा इसके इस इरादे की तस्दीक कर दे, तो इसने जो किया है वो प्रोपोज़ल है। इसकी फिर इंग्लिश थी, इस चैप्टर की एक ही टेक्निकल डेफिनेशन। कोई बंदा जो याद करके आया हो, जब आपने जाके लिखा होगा, अच्छा लिखने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप फोकस से डेली जाके लिख लें और उसी दिन उसको दोहरा भी लें, तो 50 मिनट्स मैंने आपको बताया था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना लॉ को, और 5 दिन ऐसा करना है, 5 भी नहीं 4 दिन ऐसा करना है। एक दिन तो टेस्ट और ड्राफ्टिंग और इस तरह की चीज़ें बीच में आ जानी है। डन। तो प्रपोज़ल की डेफिनेशन किसी ने अगर याद की हो या किसी को याद हो सकी हो या कोई कोशिश करना चाहे, जी। When one person signifies to another about his willingness to do or to abstract from doing anything with a view to obtaining his assent to such act। और एक्ट का दूसरा भाई एक्ट और एब्सटेनेंस। ठीक है। ही सेड टू मेक प्रपोजल। छा गए भाई ने, तकरीबन 98% एक्यूरेट डेफिनेशन सुना दी। एक जगह जाके ज़रा अटके, वो ज़ाहिर है वो अल्फाज समटाइम डिफरेंट से आते हैं, तो उसमें तो क्या ये बात सारी की सारी हमें समझ आ रही है? कल हमने जितना पढ़ा है उसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन? एग्रीमेंट में अगर लीगल इन्फोर्सबिलिटी को कैटेगराइज किया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या है? तो स्ट्रांग है क्या? जी, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी को किस तरह से हम समझेंगे? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी करने का तरीका, 2 तरह के मामलात होते हैं, कुछ ज़बानी मामलात होते हैं और कुछ लिखत पढ़त में होते हैं। अच्छा, ज़बानी भी 2 तरह के होते हैं, कुछ बोल के होते हैं, कुछ एक्शन से होते हैं। तो जो बोल के जो एक्शन से हुए हैं ना, इसके लिए गवाह चाहिए होता है, कि गवाह ने कान से सुना या गवाह ने आंखों से देखा था कि इस बंदे ने ये हरकत की थी, जिस हरकत का ये मतलब होता है। तो नॉर्मली जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कागज़ पे नहीं हुए होते, उसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कैसे होती है? गवाहों की सूरत में। फिर अदालत में वो गवाह पेश करने पड़ते हैं और गवाह फिर बताते हैं कि ये ऐसे हुआ था। और जो कागज़ पे आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक सादा तरीका, आसान तरीका है कि कागज़ पे दोनों बातें लिखी दोनों बंदों ने और अपने अपने साइन कर दिए। लेकिन एक बहुत मजबूत तरीका गवर्नमेंट के यहाँ ये होता है कि आप गवर्नमेंट का इशू किया हुआ स्टाम्प पेपर, इसको वो वाला महकमा है, जब आप जाएं और जाके कहेंगे मुझे स्टैम्प पेपर चाहिए, तो वो कहेंगे स्टैम्प पेपर क्या होता है? फिर आप कहेंगे स्टाम्प पेपर, तो एक दूसरे पूछेंगे क्या कह रहा है? वो कहेगा स्टाम्प पेपर कह रहा है। तो ये हमारे जो कचहरियों की लैंग्वेज में से कहते हैं स्टाम्प पेपर। तो वो स्टैम्प पेपर इंग्लिश में, स्टाम्प पेपर उर्दू में, और उनकी ज़बान में स्टाम्प पेपर। फॉर एग्जांपल, अगर 2 प्रिंटेड पेपर पे एक डॉक्यूमेंट साइन है, ठीक है, हमने किसी के साथ करना था, ठीक है, वो कर गया, ठीक हो गया, हमने एक अलग से उसकी कॉपी बनाई, ठीक है, उसके साइन भी हमें आते हैं, हमने दोनों एक पे अपने किए, एक पे उसके किए। जी बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि हमारे एक एग्रीमेंट हुआ, हमने एक कॉपी बनाई, एक साइन अपने की, एक उसके किए। इसका मतलब है कि हमने एक चालबाजी की।
अब अदालत में हो सकता है वो जाके कहे ये डॉक्यूमेंट तो मेरा है ही नहीं, फिर वकील, अदालत और हर तरफ ये बहस चल पड़े कि ये कागज़ असली है या नकली है। अगर नकली साबित हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो आप हारे ही हारे हैं, आपको धोखेबाजी और दफ़ा 420 भी आप पे लग जाएगी कि इसने जो है ना चालबाजी की है। तो बहरहाल ऐसा नहीं है। देखिए गवाह भी तो झूठे आ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हम लॉ के अंदर जब बैठे हुए हैं ना, और मैं आपसे कहूँगा ये मामला अदालत चला गया, तो आंखें बंद करके कहना है अल्हम्दुलिल्लाह अदालत चला गया। अदालत यानी एक मुत्तकी परहेज़गार इदारा, अदालत यानी कि एक इंडिपेंडेंट इदारा, अदालत यानी कि एक मजबूत इदारा, अदालत यानी कि एक ऐसा इदारा जहाँ तमाम कवानीन को परख के बिल्कुल मेरिट के ऊपर फ़ैसले किए जाते हैं। वकील उस शख्स को कहते हैं जो हक़ पे मबनी केस लड़ता है, और जज उस शख्स को कहते हैं जो हमेशा सच का साथ देता है। ये अजम्पशंस नहीं लेंगे ना तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, वरना फिर क्या होगा, आप हर जगह यही सोचते रह जाएंगे अगर वो यूँ चालबाजी कर दे तो फिर अदालत कैसे पकड़ेगी। हमारे सिलेबस में एक बंदे को अदालत तक ले जाना है, यानी लिखा होगा एक बंदे ने ड्यू डेट पे ऐसे करना था, नहीं किया, क्या होगा, हम कहेंगे उसे अदालत ले जाएंगे, उसको दरवाजे पे छोड़ के आके वापस आ जाएं। अदालत के अंदर क्या होगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अदालत उसे परखेगी कैसे, उनको कौन से केस में कितने सबूत चाहिए होंगे, कागज़ 2 नंबर होगा या 1 नंबर होगा, उसकी जांच कैसे होगी, सबूत कितने लाने होंगे, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको LLB की ज़बान में कहते हैं इंटरप्रिटेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने अपने सिलेबस में पढ़ाई के अंदर ये मानना है कि अगर एक बंदे ने बुरा किया है तो उस बुरे को अदालत के हवाले कर दें, देखना फिर उसके साथ क्या होती है। ये सोच के दिल मुतमईन कर लेना है। फिर भी जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आए तो मुताला पाकिस्तान पढ़ लेना है। जिस तरह से मुताला पाकिस्तान पढ़ के हमें एक हौसला सा हो जाता था अपने पाकिस्तान के बारे में और अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती थी, उसी तरह की अच्छी अच्छी सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो फ़िलहाल इस पेपर में हमारी अजम्पशन ये है कि अदालती निज़ाम के अंदर क्या चल रहा है हमने नहीं जानना, और हम मानते हैं कि अदालती निज़ाम परफेक्ट निज़ाम है। हम बुरे को अदालत पहुँचा देंगे और हम सोचेंगे कि हमने बेस्ट कर दिया जी। तो फिर इसीलिए ज़्यादा फिर इवन इन्होंने तो यहाँ तक नहीं बताया कि गवाह कितने, ये तो इस हद तक डरते हैं कि हमने अदालती मामले में मुदाखलत नहीं करनी। तो जो कवानीन होंगे वो अदालतों ने जो सेट किए हुए होंगे वही चलेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो किताबी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या कवानीन है, कब वो वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा, फिर उसको अदालत में साबित कैसे किया जाएगा वो एक अलग स्टोरी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो शुक्र है ये बड़ा सुकून हो गया, वरना तो हम हर वक्त ही सोचते रहते हैं कि अच्छा साबित कैसे होगा, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा बुरा आदमी पकड़ा कैसे जाएगा। हम कहेंगे गलत किया अदालत ले जाए, डन। अच्छा स्लाइड खुद ही चल रही है, उसने कहा जी शायद यूज़र भूल गया है तो ये ना ऑटो पे उसने स्लाइड शो चला दी है जी। कोई कन्फ्यूजन? प्रपोज़ल, ऑफ़र, कल जो हमने पढ़ा उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी? आज वाली बातें काफ़ी मज़े की हैं। कल हमारी बेस बन रही थी, अब बेस से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑफ़र के बारे में कुछ जनरल कवानीन। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। कहना ये चाह रहे हैं कि कम से कम 2 इंसान होने चाहिए, एक ऑफरर हो एक ऑफरी हो। अगर मैं कहूँ हाँ भाई आतिफ आबदी साहब आपका क्या प्लान है, अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ तो क्या आप मुझे 1 किलो सेब दें, और मैं कहूँ हाँ बड़ा ज़बरदस्त बात हो गई, मैं तो तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तो मैं इस तरह से करके 100 रुपये रखूँ, दूसरा हाथ से 100 रुपये उठाऊँ, उधर से सेब उठा के यहाँ रखूँ, इस हाथ से सेब उठा के खाना शुरू कर दूँ और कहूँ मेरा अपने साथ बड़ा कमाल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कम से कम 2 पार्टीज चाहिए, ऑफ़र के लिए कम से कम 2 पार्टीज चाहिए। एक बंदा अपने आप को ऑफ़र नहीं कर सकता, ऑफ़र हमेशा आपको सामने किसी को करनी है। तो हमेशा कम से कम 2 बंदे होंगे, एक ऑफ़र एक ऑफ़र, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बंदा 4 लोगों को भी ऑफ़र कर सकता है, 4 लोग 4 लोगों को भी ऑफ़रें कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा अपने आप को ऑफ़र नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? असल में कानून में हमने क्या करना होता है, छोटे छोटे रूल्स पर रखने होते हैं। तो पेपर में एक सवाल आ सकता है रट्टे वाला कि बताएं ऑफ़र के क्या रूल्स हैं, और एक शायद किसी एक रूल के बारे में लॉजिकल सवाल आ जाए, तो आप कहें भाई रूल ये कहता है तो तुम जो बता रहे हो वो गलत है। तो पहला आसान सा रूल था, ऑफ़र कैन नॉट मेक ऑफ़र टू, क्लियर है? सर्टन एंड डेफिनेट। ऑफ़र सर्टन होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, वाशगाफ होनी चाहिए। ये वाज़ेह और वाशगाफ क्या होता है? बड़ा क्लियर कट हो, कोई इबाहम ना हो। आपने फल वाले से जाके कहा कि देखो अगर मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट दूँ
तो क्या तुम मुझे लाल रंग वाले फल 1 किलो दोगे? उसने कहा हाँ, मसले कोई नहीं। आपने 100 रुपये दिए, उसने लाल रंग का छोटा सा को गंदा सा फल उठा के दे दिया आपको। आपकी ऑफ़र क्लियर नहीं थी। ऑफ़र में आपने 100 रुपये तो बता दिए थे, लेकिन आपको फल कौन सा चाहिए वो नहीं बताया था। मैं कहूँ कि टेस्ट में जो बच्चा मेरी नज़र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। सर्टन नहीं है व्हाट इज़ मेरी नज़र में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन अगर मैं कह दूँ टेस्ट में जो बच्चा 80% से ऊपर नंबर ले लेगा उसको 500 रुपये इनाम मिल जाएगा। अब ये क्या हो गई? सर्टन हो गई, डेफिनेट हो गई। तो अगर फल वाला कहे कि भाईजान मैं आपको 1 किलो फल दे दूंगा, बस आपने लाल रंग के 2 प्यारे से नोट मुझे पकड़ा देने हैं, तो क्या ये क्लियर है? ये क्लियर नहीं है। तो हो सकता है वो 20 वाले नोट को तकरीबन समझे कि लाल जैसा रंग है, या किसी और करेंसी के लाल रंग के 2 नोट निकाल के देते। तो ऑफ़र क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट। आप कॉलेज के पास से गुजर रहे थे, कॉलेज वालों ने आवाज़ लगाई, भाईजान आ जाओ आब्दी साहब की क्लास मुनासिब कीमत में ले जाओ। सर्टन डेफिनेट नहीं है। मुनासिब बड़ा गैर मुनासिब सा लफ्ज़ है, हर बंदे की मुनासिब की अपनी डेफिनेशन है। तो ये ऑफ़र सर्टन नहीं है। अगर वो कहें आब्दी साहब इतने बजे वाली क्लास इतने 1000 रुपये दे के इन फीचर्स के साथ ले लो, अब इसमें सर्टेनिटी आ गई। तो ऑफ़र क्लियर कट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऑफ़र में। ये बात समझ आ रही है? जब ऑफ़र देने वाला क्लियर कट ऑफ़र दे रहा है तो एक्सेप्टेंस वाला येस कर देगा तो फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऑफ़र क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट। ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकती है, ऑफ़र में कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में ऑफ़र लगाई, उन्होंने कहा आ जाओ आब्दी साहब की क्लास हमसे ले जाओ 19,000 रुपये में, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, इस तारीख से पीछे पीछे आ जाओ तो 19,000 की मिल जाएगी। अभी सादा ऑफ़र नहीं है, ये कंडीशनल ऑफ़र है। ये ऑफ़र कब तक वैलिड है? जब तक वो उनने टाइम बताया हुआ है फलाना। तो अगर एक ऑफ़र में कंडीशंस हों तो लॉ ये कहता है कि इफ़ देयर आर स्पेशल टर्म्स इन ऑफ़र दे मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर आपकी ऑफ़र में कोई ख़ास शर्तें हैं तो ऐसा ना हो कि कॉलेज वाले कहें आ जाओ एडमिशन ले लो, और दिल में सोच रहे हो कि ख़ास शर्तें से नहीं पता बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपकी ऑफ़र के अंदर कुछ शराइत हैं तो फिर वाजिब क्या है आप पे? वो शर्तें बताएं। तो ऑफ़र मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन या ऑफ़र मे हैव सम कंडीशंस। तो तीसरा रूल ये है कि ऑफ़र में कंडीशंस चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर शर्त वाहिद ये है कि तमाम कंडीशंस सामने वाले बंदे को आपने बतानी है। अगर उसे कंडीशंस भी कबूल होंगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, वरना वो एक्सेप्ट, या दूसरे अल्फाज में अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप मान लेंगे कि उसने कंडीशंस भी एक्सेप्ट कर ली। आप कॉलेज का के फॉर्म भरते हैं, फॉर्म पे आप इन्फॉर्मेशन लिख के उठने लगते हैं, कॉलेज वाला कहते हैं नहीं रुक जाएं भाई, आपने पीछे भी साइन करना है। आप कहते हैं पीछे क्या है? पीछे देखते हैं तो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये रूल्स पढ़ लो। आप कहते हैं बताओ साइन कहाँ करना है? जहाँ साइन करने लगते हैं वहाँ बड़ा मोटा मोटा करके लिखा होता है मैंने ये सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और अगर कल को कोई गड़बड़ हुई मैं जिम्मेदार। और फिर जो ऑफिसर ने जहाँ साइन करने उधर भी लाल से लिखा हुआ होता है कि हाँ जी मेरी मौजूदगी में बच्चे ने पढ़ के साइन किया है। तो अब अगर आपने वहाँ साइन कर दिया तो इसका मतलब हमारी नज़र में ये है कि आपने पढ़ा होगा और हमारे फ्रंट ऑफिसर ने इसका वो विटनेस बना होगा कि आपने उसकी मौजूदगी में पढ़ा है। तो इसका मतलब हमारी सादा ऑफ़र नहीं है, ऑफ़र में कुछ कंडीशंस हैं कि देखिए अगर आप अगली दफ़ा आएंगे तो इस तरह से होगा, अगर आप दरमियान में छोड़ेंगे तो इस तरह से होगा, अगर आप इतने अरसे बाद ड्रॉप कर देंगे तो इस तरह से होगा, अगर आप इसे बदलना चाहेंगे किसी और सब्जेक्ट में तो इस तरह से होगा। तो हमारी सादा ऑफ़र नहीं थी, हमारी ऑफ़र विद कंडीशंस थी। और वो ऑफ़र आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक सारी कंडीशंस हम आपको बता ना दें। हमने आपको कंडीशंस दिखाई, आपने फॉर्म देखा और साइन कर दिया, पढ़ा था। हमें ये भी डर होता है कि लोगों ने ना पढ़ा हो, तो फिर आपको शायद एक कागज़ मिला हो, पता नहीं। मैंने रूल तो यही बनाया था कि आपको एक कागज़ मिलना चाहिए, उस कागज़ पे भी रूल्स लिखे हुए थे और उस पर आपका क्या तय हुआ था वो भी लिखा हुआ है। वो इसलिए कि अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं पढ़ पाए, घर जाके सुकून से पढ़ो और फिर आपको कोई परेशानी हो, आप उठ के आके कहें नहीं मैंने उस वक्त साइन कर दिए थे, मुझे अभी समझ आया कि गलत है, तो आप वापस अपना सारा उसको रिवर्स करा लें।
तो मकसद ये है कि आपके साथ क्लैरिटी हो, वरना तो बहुत आसान है, आप एडमिशन करने आए, सादा सा फॉर्म आप भरें और जब आप दोबारा सब्जेक्ट चेंज करने आए, कुछ और करने आए, तो हम कहें बस अब तो तुम गए, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है तुमने साइन क्या कर दिया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ धोखा ना हो, लोगों को सही बात पता लगे। तो मैं बता रहा था कि ऑफर्स हैव कंडीशन, ऑफ़र में कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कंडीशन होंगी तो वाजिब क्या है, दे मस्ट बी स्पेसिफिकली, कंधा हिला के, बता के, लिख के, बोल्ड करके। पीछे जब आप करते हैं तो एक मतलब जहाँ साइन कर रहे हैं वो लाल हुआ हुआ होता है कि आपकी फ़ौरन से नज़र जाए कि यार ये इस पे लाल हुआ है, क्या ख़ास बात है। उसमें लिखा है भाई मैं यकीनन पढ़ने के बाद साइन कर रहा हूँ इसे। तो ऑफ़र में अगर कंडीशंस हैं तो वो आपको प्रॉपर्ली बाकायदा बताएंगे तो वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। छुपी हुई होंगी कंडीशंस तो वैलिड नहीं है। तो ऑफ़र खुद को नहीं हो सकती, ऑफ़र सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, और ऑफ़र चाहें तो कंडीशनल हो सकती है। फिर ऑफ़र है ही नहीं अगर उसमें कम्युनिकेशन ना हो। ये ऑफ़र के फीचर्स हैं, इसको हम कहते हैं एसेंशियल्स। यानी अगर एक ऑफ़र में एक भी इस एलिमेंट ना हुआ इसमें से तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं होगी। ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैंने एक ऑफ़र दी और मेरे अल्फाज दूसरे ने सुने ही नहीं तो ये ऑफ़र नहीं है। मैंने लिख के ऑफ़र दी, अगले ने पढ़ी ही नहीं। मैंने टीवी पे ऐड चलाया, किसी ने टीवी देखा ही नहीं। तो ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए। बोलने वाली ऑफ़र सुनाई दे, लिखी ऑफ़र दिखाई दे, एक्शंस वाली ऑफ़र सुझाई दे, समझाई दे, समझ आए। तो आपने सुना या आपने देखा या आपने समझा एक्शन से, तो फिर कम्युनिकेशन पूरी हो गई, फिर ऑफ़र पूरी हो गई। तो ऑफ़र तब ऑफ़र कहलाएगी जब आपने कम्युनिकेट किया। और कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगी व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर आपने ऑफ़र की दी है खत से बाय पोस्ट, तो इसकी कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब खत पहुंच जाएगा। आपने आज खत भेजा, 1.5 महीने बाद पहुंचा, तो ऑफ़र उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो खत रिसीव होगा कि हाँ अब मेरी ऑफ़र वहाँ कम्युनिकेट हो गई। तो बोली ऑफ़र, लिखी हुई ऑफ़र, एक्शंस वाली ऑफ़र या ख़त वाली ऑफ़र, क्या समझ आ रहा है कि कैसे कम्युनिकेट होते हैं। ऑफ़र कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ये जुमला हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है। क्यों ऑफ़र ये अल्फाज बोले लिखे से भी हो सकती है, ये एक्शन से। तो आप इस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं चूँकि आपके पास आपने से पीछे इम्प्लाइड एक्सप्रेस वाली बात पढ़ ली हुई है। ऑफ़र के रूल्स के अंदर आखिरी रूल, ये आखिरी रूल इनविटेशन ऑफ ऑफ़र है। हम इसे कह सकते हैं शुड नॉट बी इनविटेशन टू ऑफ़र। एक ऑफ़र होती है और एक इनविटेशन टू ऑफ़र होती है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक मैं ज़रा सामने स्क्रीन को, एक ऑफ़र होती है और एक इनविटेशन टू ऑफ़र होती है। कल एक भाई जो है वो कह रहे थे, वो भाई हैं आइसक्रीम का सायरन, वो भाई नहीं है ना। तो मुझे हो रहा था कि यहाँ एक भाई बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि कल इसके ऊपर हम आइसक्रीम के सायरन वाली बात पे बात करेंगे। तो एक होती है ऑफ़र और एक होती है इनविटेशन टू ऑफ़र। अभी हमने थोड़े पहले पढ़ा ऑफ़र सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, इनविटेशन सर्टेन डेफिनेट नहीं होती। इनविटेशन तो बस इश्तिहार होता है। आप कॉलेज के बाहर से गुजर रहे थे, बाहर लिखा था दाखिले जारी हैं, एडमिशंस आर ओपन, ये ऑफ़र नहीं है। इसमें क्लियर नहीं है कितने रुपए, कौन सा टीचर, किस टाइम, किस तरह से करके। तो इनविटेशन टू ऑफ़र को ऑफ़र नहीं समझना। कॉलेज में लिखा था दाखिले जारी हैं, आपने जाके दीवार को जप्पी लगा लिया, आपने कहा मैंने एक्सेप्ट कर लिया और कहा लो जी मेरा तो दाखिला हो गया। तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई वो तो सिर्फ आपको राग़िब करने के लिए लिखा था। अखबार में इश्तिहार आया कि फ़लाना कंपनी अपने फ़र्नीचर और महंगे आइटम बेचना चाह रही है, जो इंटरेस्टेड हैं आ जाएं, इनविटेशन टू ऑफ़र है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कंपनी ने एक ऑफ़र लगाई होगी कि हम इतने का बेच रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे या आप आगे से काउंटर उसके साथ बहस करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ऑफ़र होनी चाहिए, इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। एक बंदा एक रेडी पे फल रख के सड़क पे चल रहा है, रेडी पे वो जो फल सजा के बैठा हुआ है वो एक इनविटेशन है कि लोग उसके पास जाके कहेंगे भाईजान 1 किलो सेब का क्या भाव लगाया आपने।
वो कहेगा इतना, अब जब वो कहेगा इतना वो ऑफ़र हो गई। ये बंदा मान जाएगा तो एक्सेप्टेंस हो गई, नहीं मानेगा तो कहेगा नहीं यार 100 ज़्यादा है, 80 की नहीं लगाते, अब इसने ऑफ़र दे दी है। जैसे काउंटर ऑफ़र कहते हैं, एक बंदे ने ऑफ़र दी, आपने उस ऑफ़र के जवाब में अपनी ऑफ़र दे दी, तो अगर वो सब्ज़ी वाला मान गया तो माना जाएगा कि इन्विटेशन टू ऑफ़र सब्ज़ी वाले ने किया था, फल वाले ने। ऑफ़र बंदे ने दी 80 रुपए की और अब सब्ज़ी वाला, फल वाला उसे वो चीज़ दे रहा है। तो जो रेस्टोरेंट्स के बोर्ड्स हैं, इन्विटेशन है, आप एक पुल से गुजर रहे हैं, वहाँ इतना बड़ा बिल बोर्ड है, एक खातून एक बर्गर को इतना बड़ा मुंह के अंदर जो है ना खोल के मुंह में डालने लगी और आप कह रहे हो बर्गर जा रहा है भाई, मैं भी अब बर्गर खाना है। तो वो जो आपको वो राग़िब कर रहे हैं कि देखो जब ये खातून खा सकती हैं बर्गर तो तुम क्यों नहीं खा सकते, तो ये इन्विटेशन है। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ लिस्ट प्राइस लगी हुई होगी, ये बर्गर इतने का, ये बर्गर इतने का, ये बर्गर इतने का, तो उन्होंने लिख के ऑफ़र दी हुई है। आपने कहा मुझे ये बर्गर चाहिए, एक्सेप्टेंस हो गई आपके एक्शन ने। या वहाँ एक बर्गर पे 700 लिखा था, आपने 700 वहाँ रखे और तस्वीर की तरफ इशारा किया, ए आला बर्गर है जड़ा वो खा रही थी, होगा भाई वो खा रही है तो वो आप फैसिनेट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में फ़र्क है। अगर एक रेस्टोरेंट वाला कहता है हमारे यहाँ लजीज़ खानों का इंतज़ाम है, तो ये इन्विटेशन है। और वो आपको मेन्यू कार्ड ला के दे दें कि कढ़ाई 2000 रुपये की, ये ऑफ़र है। तो बेसिक फ़र्क सा क्या समझ आ रहा है, सर्टेनिटी का। ऑफ़र में सर्टेनिटी के साथ बता रहे हैं ये चीज़ इतने की ऐसे है, जबकि इन्विटेशन टू ऑफ़र में वो माहौल बनाया जा रहा है, वो सिचुएशन जनरेट की जा रही है जिसमें ऑफ़र और एक्सेप्टेंस शुरू हो। तो कल भाई ने कहा कि अगर एक आइसक्रीम वाला आता है और वो सायरन बजाता है तो सर क्या ये ऑफ़र है? मैंने कहा था अगले दिन हम जब जाएंगे तो मैं आपको एक नया लफ्ज़ बताऊँगा। तो वो जो सायरन बजाता हुआ आ रहा है वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है। अब आप जाके कहते हैं हाँ भाई फ़ीस 100 रुपये की दोगे, ये ऑफ़र है। या आप वहाँ जाके उसकी रेट लिस्ट देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है फ़ीस 100 रुपये की, तो वो ऑफ़र है। तो रूल ये है कि इन्विटेशन टू ऑफ़र को कभी भी ऑफ़र कंसिडर नहीं करना। ऑफ़र वही होगी जिसमें एक बंदे ने वाज़े वाजगाब तरीके से दूसरे बंदे को एक चीज़ समझाई होगी। क्या सारी बात समझ आ रही है? किताब से पूछते हैं। An invitation of offer, an intention of a person to invite other with a view to enter into an agreement। एक बंदा जब इस इरादे से दूसरे को इनवाइट कर रहा है कि आओ एक एग्रीमेंट कर लें, तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। पर्पज ऑफ सच इन्विटेशन, ऐसी इन्विटेशन का मकसद क्या है? टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। इसका एक ही मकसद है कि आप दूसरे को बता रहे हो मैं रेडी हूँ। कॉलेज ने कहा दाखिले जारी हैं, इसका मतलब है वी आर अलर्ट, आ जाओ बैठो बात करो, कौन से सब्जेक्ट में चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, पैसे बता देते हैं, डील कर लेते हैं। फल वाला फल जो प्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है आई एम रेडी। एक दुकान पे कपड़े लगे हुए हैं खूबसूरत से, रेडी। हाँ लेकिन कपड़ों पे अगर फिक्स प्राइस टैग लगे हुए हैं तो वो ऑफर है। अच्छा कपड़ों में अगर टैग लगे और लिखा हो नेगोशिएशन हो सकती है तो ये इन्विटेशन है। चूंकि अब उन्होंने मार्जिन रख दिया कि हम तो आपको बुला रहे हैं, आओ आप बात करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसका पर्पस क्या है? सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना। सर्कुलेट का मतलब होता है फैलाना। ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना कि वो रेडी है। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर, ऐसी इंटेंशन को क्या नहीं कहना? इसको ऑफर नहीं कहना। क्या हमें इन्विटेशन टू ऑफर समझ आया है? ऑफ़र से रिलेटेड जितनी हमने बातें की हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन? एक मिनट, ये तो खुद ही चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। जी, क्या ऑफ़र के एसेंशियल समझ आए? अब मैं एक तजर्बा करूँगा कि आप लोगों को समझ कितना आया है। मैं किताब का एक टॉपिक आपसे पूछने लगा हूँ लेकिन आपने किताब नहीं देखनी। ऑफ़र अच्छी तरह से समझ आ गई है? सवाल ये है कि एक ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती होगी। एक आईवी ऑफ़र आईवी है, कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है? जी, काउंटर ऑफ़र है। इन्होंने कहा ऑफ़र के जवाब में अगर दूसरी की ऑफ़र आ गई, हमारी ऑफ़र मर गई, दूसरी ऑफ़र जिंदा है। एक रिजेक्ट, जिसको ऑफ़र दी उसने कहा नहीं चाहिए, वो बेचारी ज़मीन पे बड़ी सिसकियाँ ले रही है, ऑफ़र ख़त्म हो गया। ऑफ़र करने वाला ही मर गया। उसने ऑफ़र दी थी, उसने कहा भाई मैं आपको 1 किलो सेब देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप राज़ी हैं? आप अभी अपने बटवे को देख रहे थे, बाकी चीज़ सोच रहे थे, सामने देखा बंदा ही अल्लाह को प्यारा हो गया, तो ये भी एक ख़तरा है।
कंडीशन ना एक्सेप्ट हो, कंडीशन अगर एक्सेप्ट ना करें, ऑफर में कंडीशन थी, अगर अगले बंदे ने ऑफर मान ली लेकिन कंडीशन नहीं मानी या कंडीशन गुजर गई, टाइम गुजर गया, वो जो तरीका बताया था वो ख़त्म हो गया, तो ऑफ़र भी ख़त्म। और सोचें, आपने बताया ये है कि ऑफ़र के अगेंस्ट काउंटर ऑफ़र आ जाए, आपने कहा है ऑफ़र देने वाला मर जाए, आपने कहा है ऑफ़र लेने वाला ही रिजेक्ट कर दे ऑफ़र को, और क्या बताया आपने? ऑफ़र कम्युनिकेट ना हो, या ऑफ़र की कंडीशंस जो उसमें प्रेसिडेंट थी, जो उसमें छुपी हुई थी, बिल्ट इन थी, वो पूरी ना हुई हो। और अगर ऑफर में कोई डील है, कोई मटेरियल है, आफ्टर एक्सेप्टेंस उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी है। अब इन्होंने कहा ऑफ़र में कोई डील, कोई मटेरियल है या कुछ और है, और आफ्टर एक्सेप्टेंस उसकी अवेलेबिलिटी ना हो। अब एक चीज़ जहन में रखनी है, अभी हम बात कर रहे हैं ऑफ़र की, अभी हमारी अजम्पशन ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर ये ऑफ़र नहीं है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये जो हमारे चैप्टर 2, 3, 4, 5 है, यहाँ अभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये रूल्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 से लेकर 10 तक होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब बने हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, वो परफॉर्म कैसे होगा, वो ख़त्म कैसे होगा। तो एक्सेप्ट होने के बाद के मसले वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हम एक्सेप्टेंस से पीछे पीछे देख रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपके जहन में नहीं आ रही। टाइम एक्सपायर हो जाए, टाइम एक्सपायर हो जाए, ठीक है। ऑफर अगर कानूनन जायज़ ही ना हो, अगर ऑफ़र कानूनन जायज़ ही ना हो तो फिर अगर ऑफ़र ही गलत है तो वो तो ऑफ़र कहलाएगी ही नहीं। हम कह रहे हैं एक ऑफ़र थी, अब वो ख़त्म कैसे कैसे हो सकती है। जिसने ऑफर की है वो एक्सेप्टेंस से पहले अपना अल्फाज वापस ले ले। जिसने ऑफ़र दिया वही ऑफ़र वापस ले ले। एक तो था ना सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, एक ये है कि इसने दूसरे के एक्सेप्ट होने से पहले पहले उसे वापस ले लिया। अब अगर किताब इसे टॉपिक बना के पेश करे तो घबरा तो नहीं जाएंगे। किताब से पूछते हैं इनके पास क्या टोटके हैं, ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही ऑफर रिवोक कर दी जाए। लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम स्पेसिफाइड है ऑफर में वो टाइम गुजर जाए, या लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम गुजर जाए। कॉलेज ने कहा आ जाएं, आबदी साहब की बीलॉ की क्लास में दाखिले जारी हैं, 20,000 रुपये जमा कराएं और क्लास का हिस्सा बन जाएं। टाइम नहीं बताया कब तक ये ऑफ़र वैलिड है। आप आए ICAP के इम्तिहान से 3 हफ्ते पहले, आपने कहा कबूल है, तो कॉलेज कहेगा यार क्या बात कर रहे हो, 3 हफ्ते बाद इम्तिहान है। तो आप कहेंगे आपने कहाँ लिखा था कि ये ऑफ़र कौन से वक्त तक वैलिड है। तो कॉलेज कहेगा यार थोड़ी सी तो अकल लगाओ, हमने टाइम नहीं बताया लेकिन एक रीज़नेबल टाइम में तो आते तुम। 3 हफ्ते बाद इम्तिहान है तो इस वक्त ये ऑफ़र वैलिड नहीं है। ये ऑफ़र तो शुरू की ज़्यादा 1, 1.5, 2 महीने तक थी। इस वक्त अगर तुम आओगे तो ये ऑफ़र तो तकरीबन ख़त्म हुई पड़ी है। तो या तो टाइम बताया हो, अगर टाइम नहीं बताया तो जो रीज़नेबल टाइम हो। भाई स्टॉक एक्सचेंज में सुबह की गई ऑफ़र शाम में फारिग हो जाती है, सुबह का रेट अलग होता है, शाम का रेट ही अलग होता है। तो कॉलेज में शायद आज की ऑफ़र अगले 1 महीने तक चल जाए, तो शायद किसी जगह 5 मिनट बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाए, तो शायद किसी जगह 3 साल तक ऑफ़र वैलिड रहे। तो ऑफ़र में टाइम हो तो टाइम लैप्स कर जाए तो ख़त्म, टाइम ना हो तो रीज़नेबल टाइम। डेथ या इनसैनिटी ऑफ द ऑफर, ऑफ़र देने वाले की मौत हो जाए या इनसेन हो जाए, पागल हो जाए। एक बंदे ने ऑफ़र दी और पागल हो गया, आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन वो चूँकि पागल हो चुका है तो अब एक पागल बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकेगा। अगर उसकी डेथ या इनसैनिटी एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपकी नॉलेज में आ गई है तो ऑफ़र खुद ब खुद ख़त्म। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, या मुश्किल लफ्ज़ आपके पास आसान लफ्ज़ होगा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो कि मौजूद थी उस ऑफ़र में, ऑफ़र में जो कंडीशंस थी आपने वो पूरी नहीं की। काउंटर ऑफ़र इज़ मेड, एक ऑफ़र ऑफरी ने कर दी और जो ओरिजिनल ऑफ़र थी उसके मुकाबले में उसकी ऑफ़र आ गई। आखिरी नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय द, तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपने बताए थे, सिर्फ ये इनसेन वाला आपके लिए तकरीबन नया था। तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, एक ऑफ़र बनने के बाद कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है हमने वो समझने की कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी
तो बड़ा मुझे ख़तरा लग रहा है। थोड़े से बच्चे थोड़े से सवाल फ़ौरन से यस। मेरा तो आज का पूरा जो टारगेट सोचा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा मूड है हल्का फुल्का सा और पढ़ना है तो पढ़ लेते, मतलब मैं तो खुश ही होऊंगा। पढ़ा दे, पक्की बात है। इसमें आपने मेरी बात से इमोशनल होकर वो नहीं किया, ये आपका अपना फैसला है, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल इनफरादी फैसला है। अवाम जो है ना वो देख लें अगर अच्छा, और देखना भी क्या है, ये है क्या when person to whom proposal is made signifies his assent तो accepted है। ये बात तो हमें पिछले दिन से पता है, तो ये तो कोई दिखाने वाली बात नहीं ना थी। कुछ तो कोई तो काम की बात देखें। बस इतना पढ़ लेते हैं, चलेगा? इतना पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अब क्या है, ऑफर समझ आ गई हमें। अब हम एक्सेप्टेंस के अंदर उतर गए। पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी, ऑफर की डेफिनेशन के बाद तो दुनिया की हर डेफिनेशन प्यारी लगती है। तो एक्सेप्टेंस की कितनी प्यारी डेफिनेशन है, जब जिसको ऑफर दी गई है वो मान जाए तो एक्सेप्टेंस है। तो प्रॉमिस भी तकरीबन इसी तरह से था, क्योंकि जब वो मान जाएगा तो जो बनेगा वो क्या होगा, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस वाली ही बात एक्सेप्टेंस में आ गई। यहाँ से पहली कंडीशन ध्यान में रखते हैं, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। कॉलेज ने कहा आ जाओ बीलो की क्लास ले लो, 20,000 रुपये दे दो। आपने कहा कबूल तो है, लेकिन अगर मैं यूं करके ऐसे करके यूं कर दूं और उसके बाद पहले बीलो पढ़ लूं, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लूं और फिर वापस बीलो पढ़ लूं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ये अब आपकी तरफ से नहीं ऑफ़र है, काउंटर ऑफ़र आ गई ना। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक बंदे दूसरे को कहा ये चीज़ ऐसे, दूसरे ने कहा जी बिल्कुल भाईजान जो आपने कहा 100% मानता हूँ। तो ये है एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए और अनकंडीशनल। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि भाई मैं अगर तुम्हें 1 किलो सेब बेचूं तो क्या तुम मुझे 100 रुपये दोगे? उसने कहा 100 रुपये तो दूंगा, लेकिन 4 दिन बाद दूंगा। ख़त्म, ऑफ़र मर गई। अब ये एक नई ऑफ़र है। वो कहता है कि मैं 3 दिन बाद पैसे दूंगा, तो मैं 100 रुपये दूंगा तुम्हारे फल के अगेंस्ट। अगर फल वाले को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ आईकेप में सवाल किस तरह से आते हैं। अब आपने सवाल सुनना है। उन्होंने कहा कि जी एक खातून ने दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे तुम्हारी बिल्डिंग ख़रीदनी है। उसने कहा ठीक है, यानी कि एक बंदे ने उस खातून को उस बंदे ने फिर ऑफ़र की। उसने कहा मेरी ये बिल्डिंग 42 लाख रुपए की है, तो मुझे 42 लाख रुपए दे दो और मेरी बिल्डिंग ले लो। खातून ने जवाब में 5 लाख का चेक भेज दिया और लिख दिया कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट में बकाया रकम अदा कर दूँगी। आईकेप का सवाल ये था कि बताओ ये जो खातून ने किया ये सही था या गलत? हाँ, अब आप कहेंगे कि भाईजान बंदे ने ऑफ़र दी थी कि 42 लाख दो और फ्लैट ले जाओ। खातून अगर 42 लाख देती तो ये एक्सेप्टेंस माना जाता। खातून ने खुद ही से ही कोई शर्तें ऐड कर दी, खुद ही से डाउन पेमेंट ऐड कर दी, खुद ही से 10 बना दी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। कानून की नज़र में ये काउंटर ऑफर है। अब फ्लैट बेचने वाला मानेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आपको बीलो की सेंस समझ आए ना तो पेपर में मज़ा आता है। पहेली सी होती है, एक पहेली होती है, उसके पीछे कोई कानून छुपा हुआ होता है। आप उस सिनेरियो को देखते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा कौन सा, हाँ वो वाला रूल था, हाँ वो रूल यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो आप कहेंगे नहीं ये रूल ख़राब हो रहा है तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ज़्यादा डिटेल से तो आपके पहले टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुख्तलिफ सवालों को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मिजाज बता रहा था कि जो लॉजिकल सवाल है वो इस तरह का आता है, और जो रट्टे वाला सवाल है वो कहेगा जी व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो आप कहेंगे एक्सेप्टेंस मस्ट बी कन्फर्म 100% फॉर दैट, और इफ़ एनी कंडीशन इज इम्पोज ऑन एक्सेप्टेंस देन इट वुड बी कॉल्ड काउंटर। तो रट्टे वाला सवाल यूँ आता है कि वो कोई किसी किरदार, किसी स्टोरी को नहीं बताते, वो कहते हैं ये चीज़ बता दो। इस चैप्टर में आईकेप को एक्सेप्टेंस के रूल्स बड़े पसंद है। वो कहता है एक्सेप्टेंस के रूल्स बता दो, 6 नंबर ले जाओ मेरे से। तो फिर हमने रट्टे रटाए रूल्स लिख देने हैं। लेकिन सवाल यूँ भी आ सकता है कि आपको एक सिचुएशन दें, उस सिचुएशन में कोई कानून अप्लाई हो रहा हो, तो अगर आपने कानून याद किया हुआ आपके जहन में है तो आप उसके मुताबिक आंसर कर सकें। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। उसमें किसी किस्म का कोई डाउट इब्हाम नहीं होना चाहिए, और अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी तो वो गलत हो जाएगी।
तो वही वाली बात है, मैंने कहा था हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमने रूल 1 पढ़ा, 5 तो आपको पहले से पता है 4 एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। अब ये तो मैंने नया नहीं ना बताया, ये तो मेरे खाते ना डालें, लॉ है वो चीज़ों को रिपीट भी कर रहा होता है। ब्रेक लगाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि फिर आप कहेंगे तो सर जो है ना कम बच्चे देख के जालिम ही हो गए हैं। ब्रेक लगाते हैं, घर से क्या पढ़ के आएंगे, किताब दिखाएं। एक तो एक सफ़ा है हमारे पास ऑफ़र का, ऊपर वाला डब्बा आपने पहले से पढ़ा हुआ था, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मार्जिन आ गया कि एक सफ़े से आगे चल जाएं, तो वो डब्बा गायब हुआ, हमने अगले सफ़े वाला डब्बा पढ़ लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस का पहला बुलेट पढ़ लिया और आखिरी बुलेट पढ़ लिया। इन्होंने कहा 3 भी पढ़ा हुआ है, 3 आधा पढ़ा हुआ है, आधा नहीं पढ़ा हुआ, तो इतनी भी जुल्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना मुफ्ता नहीं लगा हुआ, कुछ चीज़ों में चल जाता है लेकिन हर जगह नहीं चलता। तो कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को ख़त्म करें, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट पे हम रोके तो मैं ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं कर रहा हूँगा, फिर हम सैटरडे को कुछ टाइम ओपन करके उसको डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा ड्राफ्टिंग की बातें भी कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से आप लोग फ़ौरन से सारे हाँ सर समझ आ रहा है, वाकई आ रहा होता है ना, मज़े लग गए मुझे। अगर ऐसे अच्छे बच्चे मिल जाएं तो और क्या चाहिए। क्या खूबसूरत बात कर दी उन्होंने, कहा मंडे को टेस्ट होगा, आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट होगा। तो भाई ने सजेस्ट किया है कि मंडे को टेस्ट होगा। अच्छा है ना, ज़रा थोड़ा सा पता तो लगे कि जो पढ़ा है, जो समझा है, आप उसको किस तरह से कर रहे हैं। औसतन चैप्टर इस साइज़ का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन तकरीबन दिस इज़ द औसत साइज़ ऑफ अ चैप्टर। तो ये 9 चैप्टर इस तरह से हैं। डन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल, ज़रा माइंड बना के आइएगा, शायद हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, या अगर हमारे पास टाइम बच जाए तो एम ही बातें कर लिया करें। नहीं, अच्छा अच्छे टाइम से घर चले जाएँ, ठीक है। मुझे एक बात समझ आ गई है कि इस क्लास में बस इतना मार्जिन है कि बीच बीच में मैं कुछ अच्छी सी बातें कभी कभार कर लिया करूँ। सीए के बच्चे की एहतियात क्या है, आपने कौन से नेगेटिव रवैयों से दूर रहना है, चले ये अच्छा है। बीच बीच में ना थोड़ा सा हमें 10 से 1 मिनट का मार्जिन मिल गया, हल्की सी तबलीग का, ठीक हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल।